स्वागत है आपका योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग टॉप 30 एमसीक्यू करने वाले हैं जो एडीओ से बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें हम लोग करेंगे छत्तीसगढ़ की जो सहकारी बैंक समितियां हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन और उनकी बैंकिंग प्रणाली की जो जो क्वेश्चंस बनेंगे उनके एमसीक्यू करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। सभी का लगभग कमेंट आया था वीडियो में कि मैम थोड़ा सा फास्ट हो जा रहा है तो आप स्लो पढ़ाइए, और जो विकल्प हैं, जो विकल्प ऑप्शन लेके चलते हैं उसको आप थोड़ा ब्रीफली बताइएगा करके। तो आज मैं थोड़ा वीडियो स्लो बनाऊंगी और ये जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिटेल में समझाऊंगी जो आपके काम से रिलेटेड रहेंगे उनको। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है सहकारी समितियां अधिनियम 1912। तो ये जो अधिनियम है 1912 सहकारी समितियां की, उनके संबंध में कथनों को देखना है। तो पहला कथन लिखा हुआ है, साग क्षेत्र में शहरी सहकारी बैंकों ने स्वयं को केंद्रीय सहकारी बैंकों के रूप में बदल लिया। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। साग क्षेत्र में जो शहरी सहकारी बैंक है, शहरी सहकारी बैंक है, उन्होंने क्या किया, अपने आप को केंद्रीय सहकारी बैंकों में बदल लिया। पहला ऑप्शन है। दूसरा है प्राथमिक सहकारी समितियां और व्यक्तियों को उनके सदस्यों के रूप में लिया गया है। और तीसरा ऑप्शन है इसी प्रकार नॉन क्रेडिट क्रियाकलाप। नॉन क्रेडिट क्रियाकलाप कैसे क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। जैसे विक्रय संघ, विपणन समितियां और गैर कृषि क्षेत्र में हैंडलूम जो बुनकर होते हैं और शिल्पकार होते हैं, उनके लिए जो क्रय प्रोसीजर होता है वो नॉन क्रेडिट क्रियाकलाप होता है। तो ये इनमें सम्मिलित है कि नहीं, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, किसी भी समाज ऋणदाता या किसी अन्य को पंजीकृत किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये जो सहकारी समितियां अधिनियम 1912 है उसमें। तो इसमें ऑप्शन जो पहला दिया हुआ है, जैसे कि साग क्षेत्र में जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो बिल्कुल हाँ, साग क्षेत्र में शहरी सहकारी बैंक को केंद्रीय सहकारी बैंक के रूप में बदल लिया गया है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दूसरा बोल रहा है कि दूसरा जो ऑप्शन है वो भी आप लोग का बिल्कुल सही है, क्योंकि आज भी जो प्राथमिक सहकारी समितियां हैं उनमें व्यक्तियों को उनके सदस्यों के रूप में लिया जाता है। अब तीसरा जैसे बोल रहा है कि इसमें नॉन क्रेडिट क्रियाकलाप भी होते हैं, तो हाँ, इसमें नॉन क्रेडिट क्रियाकलाप भी होते हैं। और चौथा ऑप्शन, जो किसी भी समाज ऋणदाता या किसी अन्य को पंजीकृत किया जा सकता है, तो बिल्कुल इसमें किया जा सकता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो डी सभी सही है करके आ जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में प्रदेश में हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितनी प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं? कुल कितनी प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट, 2058 प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं। और इसी प्राथमिक कृषि साख समितियों को ही हम लोग पैक्स करके पढ़ते हैं। पैक्स माने होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो वर्तमान में कितनी है? 2058। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान में भारत में कुल कितनी प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं? इसके पहले जो क्वेश्चन देखे थे वो छत्तीसगढ़ के बेस में था और ये भारत के बेस में है कि भारत में कुल कितनी प्राथमिक साख समितियां। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारे भारत देश में कितनी प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं, पैक्स हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी सहकारी गठबंधन बनाया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं आईसीए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। और कहां पर हुई थी? तो ये लंदन में किया गया था। कहां पे किया गया था? लंदन में। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व में सहकारी आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। अब कोई भी सहकारी आंदोलन हो गए, उनके संस्थापक रहेंगे। तो ये तीन तरीकों से ये क्वेश्चन है वो तीन तरीकों से बन सकता है। जैसे विश्व में और भारत में भी, भारत में सहकारी आंदोलन के संस्थापक कौन माने जाएंगे, और छत्तीसगढ़ में भी सहकारी आंदोलन के संस्थापक कौन माने जाएंगे। तो पहले देख लेते हैं विश्व में सहकारी आंदोलन के संस्थापक। तो इसमें जैसे कि ऑप्शन दिया, स्टीव हो गया या रॉबर्ट ओवेन हो गया, निकोलसन या एडवर्ड। तो इसका जो राइट आंसर पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे रॉबर्ट ओवेन। ठीक, ये क्या है? विश्व में सहकारी आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। वहीं अगर भारत में बोला जाएगा तो भारत में हो जाएंगे निकोलसन, एफ निकोलसन। इन्होंने भारत में नींव रखी थी सहकारी आंदोलन की, तो यही संस्थापक माने जाएंगे निकोलसन भारत के लिए।
अब छत्तीसगढ़ के सहकारी आंदोलन के संस्थापक कौन है, ये तो आप लोग छत्तीसगढ़ के समान अध्ययन में पढ़े ही होंगे, तो वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ के सहकारी आंदोलन के संस्थापक कौन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक ने अपना बैंकिंग व्यवसाय प्रारंभ किया। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक है, उन्होंने अपना बैंकिंग व्यवसाय कब से शुरुआत किए, तो इसका जैसे ऑप्शन दिया हुआ है 30 अक्टूबर 2001, 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2001 और अगला ऑप्शन दिया है 30 अक्टूबर 2000। तो देखिए हाँ, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को, तो उसके जस्ट पहले ही छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक ने बैंकिंग व्यवसाय अपना प्रारंभ किया था। पहले ये जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक है वो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में बैंक था, तो उसी के एक इकाई निकल के आई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक। ये अलग से एक इकाई बन के आई और कौन से डेट को बन के आई है, 30 अक्टूबर 2000। तो ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में पहले सहकारी बैंक की स्थापना किस राज्य में हुई? अब सहकारी बैंक जब बना तो भारत में सबसे पहले कहां पर इसकी स्थापना की गई? तो ऑप्शन में क्या हो सकता है, देखते हैं। गुजरात हो सकता है क्या, मुंबई हो सकता है क्या, कलकत्ता हो सकता है, या फिर हमारे भारत की राजधानी हो सकती है क्या, दिल्ली? तो एक बार आप लोग सोचिए। इसका राइट ऑप्शन है गुजरात। गुजरात में भी कहा, बड़ोदरा में। बड़ोदरा या वडोदरा बोल सकते हो आप लोग। और कौन सा, अन्योन सहकारी संघ। तो ये बड़ोदरा का है, अन्योन सहकारी संघ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये गुजरात में है। अब अगला क्वेश्चन है, सहकारी बैंक अधिनियमित होते हैं, मतलब सहकारी बैंक किन जो समितियां होती है, अधिनियम होते हैं, उनसे किससे, मतलब किस आधार पे वो वर्क करते हैं, अधिनियमित होते हैं, उनको देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1965 के द्वारा, और तीसरा ऑप्शन है सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन, और चौथा है नाबार्ड द्वारा। तो फर्स्ट देख ले, सहकारी बैंक है, उनके जो अधिनियमित होते हैं, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल राइट रहेगा कि बैंकिंग के जो भी रेगुलेशन होंगे, एक्ट होंगे, उनके आधारित ये होंगे ही होंगे सहकारी बैंक अधिनियमित। अब दूसरा जो था सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1965, तो इसके द्वारा भी सहकारी बैंक जो है अधिनियमित होंगे। और थर्ड भी जो हम लोग पढ़े थे, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा, तो ये भी बिल्कुल सही है, मतलब आपका 1 2 3 सही है। अब ये जो नाबार्ड द्वारा है, नाबार्ड द्वारा अधिनियमित नहीं होते हैं। नाबार्ड क्या करती है, ये जो नाबार्ड है वो सिर्फ देख रेख करने का काम करती है, देख रेख करने का काम करेंगी कि सहकारी बैंक कैसे किस प्रारूप से चल रहे हैं, ये सब चीज। बाकी जो अधिनियमित होंगे वो आपके ये तीनों ऑप्शन से होंगे। तो हम लोग इससे रिलेट ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो ये है वो सही हो जाएगा कि कथन 1 और 2 3 सही है आपके सहकारी बैंक के अधिनियम के अकॉर्डिंग। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सहकारी बैंक के विषय में कथनों पर विचार करें। तो पहला जैसे कि है, सहकारी बैंक के कितने भी शेयर जारी कर सकती है, जो सहकारी बैंक होते हैं वो कितने भी शेयर जारी कर सकती है, पहला है। और दूसरा ऑप्शन है, एक शेयर होल्डर को, कोई भी एक शेयर होल्डर है, वो उसका जो भी अगर वो वोट देता तो एक वोट गिना जाएगा क्या, या फिर वो जितना शेयर रखेगा, अब जरूरी नहीं कि एक शेयर होल्डर है वो एक ही शेयर रखे, वो 2 3 4 5 जितने भी शेयर रखना चाहे उतने रख सकता है, तो उतने बार उनका वोट गिना जाएगा क्या, ये दूसरा ऑप्शन है। थर्ड है, इनमें फंड की स्थापना शेयर जारी करके होती है, इनमें जो फंड की स्थापना है वो शेयर को जैसे जारी करेंगे तभी होगी क्या, या फिर फोर्थ ऑप्शन है ग्रामीण साख समस्या के लिए निर्मित। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर चूज करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, सहकारी बैंक कितने भी शेयर जारी कर सकती है, जी हाँ, सहकारी बैंक है कितने भी शेयर वो जारी कर सकती है। अब जैसे एक शेयर होल्डर को एक वोट गिना जाता है, तो जितना शेयर उतना वोट गिना जाएगा नहीं, अगर एक शेयर होल्डर है तो उसका एक ही वोट गिना जाएगा, भले वो कितने भी शेयर होल्ड करके रखे, पर उनका एक ही वोट गिना जाएगा, क्योंकि वो एक आदमी है ना, एक पर्सन है ना, इसलिए उनका एक ही वोट गिना जाएगा। अब इनमें फंड की स्थापना शेयर जारी करके होती है,
तो हाँ, इसमें फंड की स्थापना जो होती है शेयर जारी करके होता है। अब ये ग्रामीण साख समस्या के लिए निर्मित है। जी हाँ, ये जो सहकारी बैंक है वो ग्रामीण साख समस्या के लिए ही तो निर्मित किए गए हैं, ताकि ग्रामीण में जो भी प्रारूप है लेन देन के वो चीज आगे बढ़े। तो यही है, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का उपरोक्त सभी सही है। सॉरी, उपयुक्त सभी सही नहीं, ये हमारा दूसरा वाला तो ऑप्शन गलत हो गया ना, क्योंकि एक शेयर होल्डर का एक ही वोट गिना जाएगा। तो इसमें जिसमें 134 आएंगे, 134 आपका सी जो है, सी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका ये दूसरा वाला जो है वो गलत हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम 1904। इसके पहले हम लोगों ने जो फर्स्ट क्वेश्चन किए हम लोग, तो उसमें 1912 अधिनियम देखे थे। तो 1912 अधिनियम में डिटेल में थे विकल्प, मैंने डिटेल में उस विकल्प को समझाया था कि उसमें क्या कर सकते हो आप लोग, कोई भी विपणन है, आपको क्या बोलते विक्रय करना है, लेन देन करना है, ऋण लेना है, जो भी चीज करना है वो अधिनियम 1912 में हम लोगों ने देखे। अब ये जो 1904 अधिनियम है ना, ये इसमें क्या था कि इसमें सिर्फ आपको ऋण मिलता था, बाकी और प्रोसीजर नहीं होता था। इसीलिए इसी के प्रारूप को बढ़ा के 1912 में अधिनियम लाया गया था। उसमें सब चीज आप क्रय विक्रय कर सकते हो, फंड लेन देन कर सकते हो, सब चीज कर सकते हो, इसीलिए उसको लाया गया था। प्लस उसमें हैंडलूम जो होती है कृषक के लिए, बुनकर के लिए, वो सारी सुविधाएं उसमें प्रदान की गई थी, इसलिए अधिनियम 1912 आया था। पर 1904 वाले में सिर्फ आप क्या कर सकते थे, सिर्फ ऋण ले सकते थे, सिर्फ और सिर्फ ऋण। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन को एक बार पढ़ के इसके ऑप्शंस को देखते हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम 1904 किस समिति की सिफारिश पर, कौन सी समिति है उसके सिफारिश पर अधिनियमित किया गया था? तो ऑप्शंस है जॉनसन, मैडम चार्ल्स, एडवर्ड लॉ या एफ निकोलस। एफ निकोलस हम लोग पढ़े थे अभी आगे क्वेश्चन में। एफ निकोलस कौन थे? एफ निकोलस कौन थे, इसको कमेंट में डालिए। एफ निकोलस कौन थे? ये भारत में सहकारी जो संस्था थी उसके संस्थापक थे। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो एडवर्ड लॉ होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सहकारी बैंक की विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, लाभ आधारित संस्था है। क्या ये लाभ आधारित संस्था है? दूसरा, लोकतंत्र है इसमें। तीसरा, ग्राहक का स्वामित्व है इसमें। या चौथा, वित्तीय समावेशन है। तो ये ऑप्शन को ध्यान से देखिए, जो सहकारी बैंक है क्या वो लाभ आधारित संस्था है? बिल्कुल नहीं, ये सेवा आधारित संस्था है। ये लोगों को सेवा देने के लिए बनाया गया इस संस्था को। तो फर्स्ट ऑप्शन जो शामिल नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। बाकी जैसे ये लोकतंत्र है, जी हाँ लोकतंत्र है, इसमें जो आपके हेड होते हैं उनको लोग अपने वोट के माध्यम से चुनते हैं, तो एक लोकतंत्र प्रणाली वहां पे होती है। ग्राहक का स्वामित्व है, जी हाँ आपने पैसा जमा किया, आप ग्राहक हैं, आपका उसमें पूरा स्वामित्व का अधिकार है। वित्तीय समावेशन है, आप लेन देन की प्रक्रिया हो रही है, सब चीज हो रहा है। तो यही है, तो शामिल नहीं है जो है वो लाभ आधारित। तो यहाँ पे डाल लीजिएगा सेवा आधारित संस्था है, सेवा आधारित संस्था। अब अगले क्वेश्चन में जाते हैं। मैम, गलती से एक क्लिक हो गया। हाँ बैक चलेगा होम में। हाँ, ये वाला क्वेश्चन 12वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राथमिक क्षेत्र के तहत दिए जाने वाले ऋण कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2023-24 में जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं हम लोगों के, उसमें ऋण कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 19.59, 20.94, 17.96, 18.94। तो 2023-24 में जो प्राथमिक क्षेत्र है ना, उसमें आपका जो ऋण में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो 19.69 हुई है। 19.69% हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वर्ष 2024-25 अग्रिम के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव के अग्रिम अनुपात में बैंकिंग क्षेत्र का योगदान कितने लाख रुपए अनुमानित है? 2024-25 में जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता है हम लोगों का, उसमें बैंकिंग क्षेत्र में कितने कितने राशि का, कितने रुपए का, कितने लाख रुपए का अनुमान है, अनुमानित है, योगदान है उसका, तो वो देख लेते हैं। तो इसमें आप लोगों का इतना रुपए, जो ऑप्शन है 9,29,472, ये वाला आपका अनुमानित है, योगदान है बैंकिंग के क्षेत्र में। और जो ये वाला जो राशि है आप लोगों का, ये वाला जो राशि है वो आप लोगों का हमारे छत्तीसगढ़ के बैंकों में कुल टोटल कितनी राशि है उसका डाटा है ये, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषकों को लक्ष्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अल्पकालिक ऋण प्रदान किया गया है? अल्पकालिक ऋण कितना प्रदान किया गया है इनको? 14 नंबर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषकों को लक्ष्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अल्पकालिक ऋण प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रतिशत होता है वो 100% होता है, 100%, फिर भी 100% से भी ज्यादा अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन में जैसे 15% है क्या, या फिर 14% है, या 15.65% है, या 14.65% है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 14.65% है। जितना उन्होंने लक्ष्य रखा था 100% का, उससे भी ज्यादा इन्होंने बढ़ के ऋण लोगों को प्रदान किया है। तो कितना है वो? 14.65%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा अल्पकालिक कृषि ऋण, ये ऋण है, ऋण दिया जाता है, निम्न में से किसी एक ऋण प्रावधान के लिए ब्याज लिया जाता है? जो प्राथमिक कृषि साख समिति होती है वो अल्पकालिक ऋण देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं तो उनमें बोल रहा है कि किनमें ब्याज नहीं लिया जाता, किनमें ब्याज लिया जाता है, किनमें ब्याज लिया जाता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, जैसे पहला मत्स्य पालन हेतु ऋण, और दूसरा है उद्यानिकी हेतु ऋण, और तीसरा है लाख पालन हेतु ऋण, और चौथा है गौ पालन हेतु ऋण। तो मैं इसमें बता देती हूँ, जैसे हम लोग का मत्स्य पालन है उसमें 3 लाख का आपको लोन मिलता है, और उद्यानिकी है उसमें भी आप लोगों को 3 लाख का लोन मिलता है, और उसमें जो ब्याज होता है वो 0% होता है। ब्याज क्या होता है? 0%। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 3 लाख का ऋण मिलेगा आप लोग को, वो भी 0% में। और उद्यानिकी के लिए भी आप लोगों को 3 लाख का ऋण मिलेगा 0% में। और ये जो लाख पालन है, लाख पालन में कितने रुपए मिलते हैं, कितने लाख रुपए मिलते हैं, वो आप लोग बताइएगा, और इसमें भी 0% ब्याज रहता है। अब रही बात गौपालन हेतु ऋण, तो इसमें क्या होता है? गौपालन हेतु इसमें आपका ब्याज लग जाता है, इसमें 2 लाख के लिए आपको 1% ब्याज लगता है, और अगर आप 2 लाख से ज्यादा लेंगे, 2 लाख से 3 लाख लेंगे, 2 लाख से 3 लाख, तो आप लोगों को 3% का ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे मत्स्य पालन हेतु 3 लाख में 0% ब्याज, उद्यानिकी हेतु 3 लाख रुपए मिलेगा 0% ब्याज पे, लाख पालन हेतु 0% ब्याज मिलेगा, पर राशि कितनी रहेगी ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और गौ पालन हेतु ऋण मिलता है आप लोगों को 2 लाख के लिए 1%, और 2 लाख से 3 लाख लोगे तो 3% का मिलता है। तो निम्न में से किसी एक ऋण प्रावधान के लिए ब्याज लिया जाता है, तो गौ पालन हेतु लिया जाता है ब्याज। इसका राइट आंसर हो जाएगा गौपालन हेतु। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में जाते हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा अल्पकालिक कृषि ऋण दिया जाता है जिसके संबंध में असुमेलित कथन है। जो प्राथमिक कृषि साख समिति होती है तो वो लोग अल्पकालिक कृषि ऋण देते हैं। जैसे आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि मत्स्य पालन के लिए, गौ पालन के लिए, उद्यानिकी के लिए, तो वैसे ही ऋण दिया जाता है। तो उसमें कौन सा जो कथन है वो असुमेलित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं कि यह ऋण ब्याज मुक्त होता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा, कृषकों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से दिनांक 1/4/2015 से ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ऋण की अधिकतम सीमा 5 लाख है।
फसल ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात 60:40 है। तो इसमें आप लोग को असुमेलित बोल रहा है, तो यह ऋण ब्याज मुक्त होता है। हाँ, ये जो ऋण देते हैं वो ब्याज मुक्त होते हैं, बस गौ वाला जो था, गौ पालन जो था उसको बस छोड़ के। अब दूसरा है, कृषकों को प्राथमिक कृषि साख समिति के माध्यम से दिनांक जो दिया है 1/4/2015 से ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये वाला जो है आप लोगों का 1/4/2015 तारीख नहीं है, ये आपका हो जाएगा 1/4/2014। 1/4/2014 से ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके बाद ऋण की अधिकतम सीमा 5 लाख है। जी हाँ, ऋण की अधिकतम सीमा 5 लाख है। फसल ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात 60:40 है। तो इसका जो असुमेलित है आपका ये आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य शासन द्वारा कृषि ऋण के ब्याज दरों में वर्षवार क्या हुआ है, मतलब बढ़ी है, घटी है, ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जो राज्य शासन द्वारा कृषि ऋण के ब्याज में क्या हुआ है, स्थिर रखी गई है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है लगातार बढ़ोतरी की गई है। तीसरा ऑप्शन लगातार कमी की गई है। चौथा ऑप्शन कभी कभी व कभी कमी व कभी बढ़ोतरी की गई है। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, जो राज्य शासन द्वारा कृषि ऋण ब्याज दर जो है ना, वो लगातार कमी हुई है, लगातार कमी हुई है। जैसे कि एक चार्ट है, वो चार्ट को मैं लास्ट में आप लोगों को बता दूंगी, तो वो चार्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी ओरली बता देती हूँ। 2004 से 2005 में, 2004-2005 था ना आपका, तो उसमें जो आप लोगों का परसेंट था वो 9% था। पर वही अगर आप 2014 की स्थिति में आएंगे ना, तो वो 0% हो जाता है। और जब 2004-5 फिर 2005-6 है, तो 2005-6 में हो जाएगा 7%। फिर उसके बाद अगले ईयर में हो जाएगा 6%। फिर उसके अगले ईयर में हो जाएगा 3%। फिर उसके बाद ये 2014 0%। तो इस प्रकार और लगातार ये लास्ट ईयर तक भी 0% रहा है। 2024 तक भी ये 0% रहा है। ठीक है, तो यही लगातार घटा है। 9% था, 7% था, 6% था, 3% था, फिर 0% हुआ। इसका चार्ट मैं डेट मतलब ईयर के साथ बना दूंगी, तो एक बार आप लोग लास्ट में नोट कर लीजिएगा उसको। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जिला सहकारी बैंकों के विषय में कथनों पर विचार करें। अब जिला सहकारी जो बैंक होते हैं उसके कथन को देखना है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। जिला सहकारी बैंक को राज्य सहकारी बैंक से ऋण मिलता है। दूसरा है, यह प्राथमिक कृषि ऋण समितियों एवं व्यक्तियों को ऋण प्रदान करता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत विनियमित होता है। तो इसके ऑप्शंस है कथन एक, इसके ऑप्शंस है देख लेते हैं। जिला सहकारी बैंक को राज्य सहकारी बैंक से ऋण मिलता है। जी हाँ, जिला सहकारी बैंक को राज्य सहकारी बैंक से ऋण मिलता ही है। यह प्राथमिक कृषि ऋण समितियों एवं व्यक्तियों को ऋण प्रदान करता है। तो जी हाँ, ये प्राथमिक कृषि ऋण समितियों एवं व्यक्तियों को ऋण प्रदान करता है। बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के अंतर्गत विनियमित होता है। जी हाँ, ये 1949 के अंतर्गत विनियमित होता है। और नाबार्ड से पुनः वित्त की उपलब्धता, पुनः वित्त मीन्स होता है कि अगर ऋण ले लिए हैं उन लोग और उनको और ऋण की जरूरत है, तो नाबार्ड से वो लोग ऋण ले सकते हैं। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का सभी सही है, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो आपका 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के विषय में कथनों पर विचार करना है आप लोगों को। तो पहला जो इसका ऑप्शन दिया है उसको पढ़ लेते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां सब अंतर्वृष्ट करके सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। एक बार फिर से देख लीजिए, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम है। तो इसमें जो पहला बोला गया, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां जो हैं वो अंतर्वृष्ट करके सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। दूसरा ऑप्शन है, सहकारी समितियों के निगम विनियमन और समापन के उपबंधों के लिए भाग 9(b) सहकारी समितियां अंतर्वृष्टित किया गया है। और तीसरा है, अनुच्छेद 243 ZH से लेकर 243 ZT वाले भाग 9 ख को जोड़ा गया है। और संविधान
स्थानवेव संशोधन अधिनियम 2011 दिनांक 15/2/2012 से प्रवृत्त हुआ है। तो इसके ऑप्शंस हैं, क्या कथन एक सही है, दूसरा कथन है 1 व 2 सही है, तीसरा कथन है आप लोग का 1 2 3 सही या सभी सही है। तो इसमें आप लोगों का हो जाएगा, इसमें आप लोगों का चारों कथन सही हो जाएंगे, क्योंकि ये शामिल है इसमें, और निगमन और विनियमन और समापन अंतवृष्टि होता है इसमें। और एक बात गौर कीजिएगा, जो ये थर्ड वाला है अनुच्छेद 243, तो जनरली आप लोग 243 को देख के एक बात याद आ रहा होगा आप लोगों की, ये तो पंचायत से रिलेटेड है, नगर पालिका से रिलेटेड है, ऐसा करके अनुच्छेद याद आ रहा होगा आप लोग को। तो इसमें सहकारी जो समितियां होती हैं, सहकारी सोसाइटी होते हैं, वो भी 243 के अंतर्गत आते हैं, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपके सभी जो ऑप्शन है वो सभी सही हैं। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है प्राथमिक कृषि साख समिति ग्राम स्तर पर कार्य करती है। दूसरा ऑप्शन है ये सभी को कृषि कार्यों के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है। ये तीसरा, यह जमा स्वीकार करती है तथा ऋण प्रदान करती है। और चौथा, यह आरबीआई द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो प्राथमिक कृषि साख समिति होती है वो ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। जी हाँ, ये ग्राम स्तर पर कार्य करती है। और दूसरा दिया हुआ है ये सभी को कृषि कार्यों के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। जी हाँ, ये अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है कृषि कार्यों के लिए। तीसरा, यह जमा स्वीकार करती है तथा ऋण प्रदान करती है। जी हाँ, ये जमा स्वीकार करेगी और ऋण भी प्रदान करेगी। अब चौथा है, यहाँ पर आरबीआई द्वारा नियंत्रित होते हैं, यह आरबीआई द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ये आपका चौथा ऑप्शन जो है, चौथा ऑप्शन है, ये आरबीआई द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। तो इसको ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो जाएगा। और एक और यहाँ पे लिखा है ये सभी को कृषि कार्यों के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है। जी नहीं, ये सभी को कृषि कार्यों के लिए अल्प ऋण प्रदान नहीं करेगी, ये सिर्फ जो इनके सदस्य होंगे ना उनको ऋण प्रदान करेगी। 2017 के पहले ये सभी को ऋण प्रदान करते थे। फिर 2017 के बाद ना इनको बोला गया कि आप सिर्फ अपने सदस्यों को ही दे सकते हो ऋण करके। ठीक है, तो आपका ये दोनों जो है वो गलत हो जाएगा, दूसरा और चौथा। तो आपका पहला और तीसरा कथन बस सही हो जाएगा, पहला और तीसरा कथन बस सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें मैंने बोला ना ये सभी को कृषि कार्यों के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, पहले करते थे 2017 के पहले। 2017 के बाद से उनमें प्रतिबंधित कर दिया गया और उन लोग को बोला गया कि आप सिर्फ अपने सदस्यों को ही अल्पकालिक ऋण दोगे करके, और ये आरबीआई द्वारा नियंत्रित होते हैं। जी नहीं, ये आरबीआई द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। राज्य शासन द्वारा जो कृषि ऋण का ब्याज दर होता है वह कब से कब तक 0% रहा, कब से कब तक 0% रहा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का 2014-15 से 2022-23। एक बार इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सही डला है कि नहीं। जी, राज्य शासन द्वारा जो कृषि ऋण का ब्याज दर जो होता है ना वह कब से कब तक 0% रहा। जैसे मैंने बताया था कि 2004-5 से आपका 9% था, फिर वो अगले मतलब 5-6 हुआ तो वो 6% हो गया, फिर उसके बाद 3% हो गया, फिर लास्ट में 0%। तो 0% कब से कब तक रहा, 2014-15 से 2022-23 तक ये 0% रहा। इस डाटा को जरूर याद कीजिएगा, बहुत ही आईएमपी डाटा है ये। भारत में सहकारी आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था ना विश्व में सहकारी आंदोलन के संस्थापक करके, तो यही ये आगे वाला क्वेश्चन है, भारत में सहकारी आंदोलन के संस्थापक। तो मैंने उस टाइम भी बताया था कि भारत में सहकारी आंदोलन के संस्थापक ये हैं। तो आप लोग इसका राइट आंसर आप लोग खुद से टिक मार्क कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा करके, मैं ऑलरेडी इसका बता चुकी हूँ। फसल ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात कितना होता है। जो फसल ऋण दिया जाता है उसमें नगद व वस्तु का अनुपात कितना होता है। तो ऑप्शंस है 40 से 60 होगा क्या, या 90 से 10
अनुपात होगा क्या, या 50 से 50 अनुपात होगा क्या इसका, या फिर 60:40 होगा क्या इसका आंसर। तो हम लोग कूट वाला जब प्रश्न कर रहे थे तो इसको सॉल्व किए थे हम लोग कि फसल ऋण में नगद और वस्तु का अनुपात कितना होता है, तो वो कूट में लिखा हुआ था कि 60 से 40 अनुपात होता है। तो ध्यान आ गया होगा आप लोगों का। तो इसका राइट आंसर ये है 60 से 40, मतलब 60:40 होगा नगद और वस्तु का अनुपात। प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा अल्पकालिक कृषि ऋण दिया जाता है, उसकी अधिकतम सीमा राशि कितनी होती है। जो प्राथमिक कृषि साख समितियां होती हैं उनको अल्पकालीन कृषि ऋण दिया जाता है, तो कितने समय के लिए दिए जाते हैं, कितने 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 अधिकतम सीमा राशि दी जाती है। तो ऑप्शन है अधिकतम 4 लाख दिया जाता है क्या, या अधिकतम 3 लाख, या अधिकतम 5 लाख, या अधिकतम 6 लाख। तो जो प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं उनको अल्पकालिक कृषि ऋण अधिकतम 5 लाख के लिए दिया जाता है, अधिकतम 5 लाख के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्य शासन द्वारा जो कृषि ऋण के ब्याज दरों में अधिकतम प्रभावशाली ब्याज दर किस वर्ष रहा। अधिकतम प्रभावशाली ब्याज दर, तो इसका भी आंसर मैं बता चुकी हूं। आप लोग एक बार अनुमान लगाइए 2012-13 से 2013-14 है क्या, या 2008-9 से 11-12 है क्या, या 2004-5 से 5-6 है क्या, या फिर 2006-7 से 2007-8 है क्या। इसका ब्याज दर भी मैं बताई थी कि 9% रहा था, यही सबसे ज्यादा था। फिर उसके बाद सारे जो भी प्रतिशत दर थे वो गिरते चले गए, 9, 7, 6, 3 फिर 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2004-5 से 2005-6 तक 9% रहा। प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा कृषि ऋण कितने समय के लिए दिया जाता है। प्राथमिक कृषि साख समितियां होती हैं वो ऋण कितने समय के लिए देते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अल्पकालिक समय के लिए देंगे, या दीर्घकालिक समय के लिए देंगे, या मध्य मध्य अवधि के लिए देंगे, या ए व सी दोनों के लिए देंगे। तो बार बार हम लोग एक चीज नोटिस कर रहे थे कि प्राथमिक कृषि साख समिति जो होती है अल्पकालिक कृषि ऋण देती है, पर वो मध्य अवधि के लिए भी देती है। जो लोग पटा नहीं पाते उनको टाइम देती है वो। तो अल्पकालीन और मध्य अवधि ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए व सी। दीर्घकालिक तक नहीं देती है, आपको अल्पकालिक समय तक देगी। अगर अल्पकालिक तक आपका नहीं पड़ पाए तो एक थोड़ा सा टाइम देगी आपको मध्य अवधि तक। तो आपका ए व सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। पैक्स वर्ष कब मनाया जाता है। पैक्स का मैंने फुल फॉर्म बताया था, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। जो प्राथमिक कृषि साख समिति होती है ना उसी का फुल फॉर्म है। तो ये कब मना, जो प्रथम बार, यहाँ पे नोट कर लेना ना, प्रथम बार पैक्स वर्ष कब मनाया गया था करके। तो इसका राइट आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये जो जितने भी डाटा हैं ये नए नए डाटा आपको हमारे एडियो के जो टेस्ट सीरीज अगर आप लेते हैं, परचेस करते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत अच्छे ढंग से हमारे द्वारा, हमारे क्लासेस के द्वारा इनको बताया गया। तो एक बार आप जरूर एडियो का टेस्ट परचेस कीजिए, और इसका पीडीएफ जो भी हम लोग नए डाटा लेके ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं उसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम में जरूर मिल जाएंगे। तो आप एक बार टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे टेस्ट सीरीज एक बार आप लीजिए, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए न्यू डाटा के बेसिस में। पुराने डाटा आएंगे कि नहीं आएंगे उसका कोई, हो सकता है आ भी जाए, पर नए डाटा के आधार पे आप लोग प्रश्न सॉल्व करोगे तो ज्यादा सही रहेगा आप लोगों के परीक्षा को निकालने के बेसिस में। पैक्स के डिजिटलीकरण के उद्देश्य क्या क्या हैं। जो पैक्स है हम लोगों का प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, उसके उद्देश्य क्या क्या है। तो इसका ऑप्शन एक बार चारों को एक साथ लेके देख लेते हैं। तो पहला जैसे दिया है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, दूसरा दिया हुआ है ब्याज अनुदान योजना, तीसरा दिया है फसल बीमा योजना, और चौथा दिया है संचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। तो जो पैक्स का जो डिजिटलीकरण हुआ है ना उसके उद्देश्य है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। डिजिटल के फॉर्म में रहेगा, वो प्रत्यक्ष दिख जाएगा आप लोगों को कि लाभ कितना हुआ है, हानि कितना हुआ है, लेन देन कितना हुआ है, वो सारी चीज। ब्याज अनुदान योजना में भी ये बहुत सुचारू रूप से, सरल रूप से
फॉर्म को प्रदर्शित करता है, तो ये चीज़ भी होना बहुत ज़रूरी इसका उद्देश्य में आ जाएगा। फसल बीमा योजना भी पैक्स के डिजिटीकरण के उद्देश्य है कि फसल बीमा योजना भी योगदान चले करके संचालन में अधिक पारदर्शिता, कोई भी चीज़ डिजिटली फॉर्म में आती है आपके, तो उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही आ ही जाता है। तो ये सारे इनके उद्देश्य हैं पैक्स के डिजिटलीकरण के। तो ये चारों ऑप्शन आपके सही होंगे, जो आगे जो कूट बना हुआ है उसमें चारों ऑप्शंस आपके सही होंगे, उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, कृषकों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कब से ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है? कब से? कृषकों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कब से ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण? तो आपका यहाँ पे 2015 दिया हुआ है, 2018 दिया हुआ है, 2014 और 2016। तो कब से आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है? 2014 से। और इसका जो डेट है वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, 14 से 1 तारीख चौथा महीना 2014, मतलब कि आप लोगों का मार्च में फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है, तो जस्ट अगले मंथ के स्टार्टिंग से ही आपका ये अल्पकालीन जो कृषि ऋण है वो उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी ब्याज मुक्त होके। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो पैक्स है, ग्राम स्तर की सहकारी ऋण समितियां हैं, जो राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक की अध्यक्षता वाली कौन सा स्तरीय सहकारी ऋण संरचना के रूप में कार्य करती है? जो पैक्स है वो ग्राम स्तर की तो योजना है, पैक्स सहकारी ऋण समितियां हैं, और राज्य स्तर पर सहकारी बैंक की अध्यक्षता वाली कौन से स्तर की सहकारी ऋण संरचना के रूप में कार्य करती है? तो कौन से स्तरीय की सहकारी ऋण संरचना है उसको देख लेते हैं ऑप्शन के माध्यम से। द्विस्तरीय है क्या ये, या त्रिस्तरीय है, या पंच स्तरीय है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का त्रिस्तरीय योजना है ये, त्रिस्तरीय योजना। और जो मैंने आप लोगों को एक डाटा लास्ट में मैं बता दूंगी करके बोली थी कि आप लोगों का जो परसेंटेज है ब्याज का वो प्रभावशाली पहले था, फिर धीरे धीरे घट के 0 पे आ गया है, तो वो वाला मैं यहाँ पे चार्ट बना देती हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा, वो बहुत ही आईएमपी डाटा है। दो 2004 से 2005 तक, फिर उसके बाद लिखिएगा 2006 से 2007 तक, फिर उसके बाद लिखिएगा 2007 से 2008 तक, फिर 2008 से 2009 तक, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा वर्ष करके, और यहाँ पे 2011 से 2012 तक, 2012-13 से 2013-14 तक, 13-14 तक, और एक है आपका 2014-15 से 2022-23 तक, 22-23 तक। तो ये जो है जिला, ये जो है राज्य शासन जो कृषि ऋण देते हैं ना, राज्य शासन जो कृषि ऋण देंगी, तो उसका जो प्रतिशत था, जो ऋण प्रतिशत था वो कितना था? तो 2004-5 में यहाँ पे प्रभावशाली ऋण प्रतिशत करके डाल लेना, प्रभावशाली ऋण प्रतिशत, ऋण प्रतिशत। तो 2004-5 में कितना था? 9% था। ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो यहाँ पे मैं डिटेल में एक बार बता रही हूँ। उसके बाद 2006-7 में 7% था, और 2007-8 में ये था आपका 6%, और 2008-9 2008-9 को ये था आपका 3%। लाइन खींचे थे 9%, 6-7 को 7%, 7-8 को आपका 6%, और 2008-9 से 2011-12 तक 3%, और आपका 2012-13-14 में था 1%, और आपका जो 2014-15 से है 2022-23 तक 0% रहा है। तो इससे क्वेश्चन बन जाएंगे वही, जैसे कि 2014-15 से 2022-23 तक जो प्रभावशाली ऋण है वो कितना था? तो 0% है, अभी तक 0% है। और सबसे ज्यादा कब था, अधिकतम कब था? तो यहाँ पे 9% करके एक क्वेश्चन बन जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा।
तो इस तरीके से है। तो यही आज सहकारी जो बैंक है छत्तीसगढ़ के, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू थे, तो ज़रूर देखिएगा इनको, क्योंकि ये एडीओ के एडीओ के एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे के क्वेश्चन और इससे रिलेटेड रहेंगे, वो लेके आएँगे।